एक ऐसा लड़का जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से निकलकर भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी बनाता है। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक उसकी कंपनी में अरबों रुपए लगाते हैं। कंपनी का वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी एक दिन वो कंपनी भारी संकट में आ जाती है। आखिर पेटीएम के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या यह सिर्फ एक बिजनेस की कहानी है या सफलता, जोखिम और गलत फैसलों से भरा एक ऐसा सबक जिसे हर उद्यमी, हर बिजनेसमैन, निवेशक को जानना चाहिए? आइए शुरुआत करते हैं पेटीएम की पूरी कहानी से। इस शहर का बड़ा सपना। साल 1978 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था विजय शेखर शर्मा। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और मां हाउसवाइफ। परिवार के पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, ना ही करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन विजय के अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा बचपन से ही थी। उन्होंने हिंदी माध्यम से स्कूल की पढ़ाई की। 197 कम्युनिकेशन की शुरुआत साल 2000 में विजय शेखर शर्मा ने 197 कम्युनिकेशन की स्थापना की। शुरुआत में कंपनी मोबाइल कंपनियों के लिए रिंगटोन, एसएमएस, वीएस, वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसी सेवाएं प्रदान करती थी। उस समय स्मार्टफोन नहीं थे, लोग एसएमएस और रिंगटोन जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे कंपनी ने टेलीकॉम सेक्टर में अपनी पहचान बना ली, लेकिन विजय का सपना इससे कहीं बड़ा था। उन्हें विश्वास था कि एक दिन मोबाइल सिर्फ बात करने का साधन नहीं रहेगा, बल्कि पैसा लेन देन करने का भी सबसे बड़ा एक माध्यम बनेगा। उस समय बहुत कम लोग इस सोच पर विश्वास करते थे। पेटीएम का जन्म साल 2010 197 कम्युनिकेशन ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम था, आप सभी उसी से वाकिफ होंगे, पेटीएम। शुरुआत में पेटीएम सिर्फ मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज करने की सुविधा देता था। उस समय ऑनलाइन पेमेंट करना आसान नहीं था। जब ये उन्होंने लॉन्च किया था, लोग बैंक की लंबी लाइनों में लगते थे या दुकानों पर जाकर जो अपने बिल होते थे वो भरा करते थे। पेटीएम ने इसी प्रक्रिया को आसान बना दिया। कुछ ही क्लिक्स में मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट होने लगे। धीरे धीरे लोग इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा करने लगे। यही भरोसा आगे चलकर पेटीएम की सबसे बड़ी ताकत बना। लेकिन असली बदलाव अभी भी बाकी था। 2016 में भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ही बदल दिया। लाखों लोग कैश के लिए परेशान थे। उसी समय पेटीएम ने एक ऐसा मौका पकड़ा जिसे उसे भारत की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी बना दिया। लेकिन यही तेज सफलता आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ा जोखिम भी साबित हुआ। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे पूरे देश टीवी के सामने बैठा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 500 और 1000 के पुराने नोट आधी रात से अमान्य हो जाएंगे। कुछ ही घंटों में पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लग गई, बैंकों के बाहर हजारों लोग खड़े थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अब पेमेंट कैसे करेंगे? यहीं से शुरू हुआ पेटीएम का सबसे सुनहरा दौर। कैसे पेटीएम ने मौके को पहचाना? यहां ज्यादातर कंपनियां सीरी को समझने में लगी थी, वहीं पेटीएम ने बिजली की गति से काम किया। अगले ही दिन पूरे देश में पेटीएम का क्यूआर कोड लगने शुरू हो गए। छोटे छोटे दुकानदार, सब्जी वाले, मेडिकल स्टोर, होटल्स और टैक्सी ड्राइवर्स, हर कोई पेटीएम से पेमेंट लेने लगा। कंपनी का नारा था, पेटीएम करो। कुछ ही महीनों में यह सिर्फ एक
स्लोगन नहीं रहा बल्कि लोगों की आदत बन गया। यूजर्स की बाढ़ आ गई और नोटबंदी के बाद लाखों नए यूजर्स पेटीएम के साथ जुड़ने लगे। यही बोलते हैं ना, जहां पे प्रॉब्लम होगी वहीं पे सॉल्यूशन होगा और वहीं से आप पैसा बना सकते हो। कंपनी का भी यही मानना था। हर दिन लाखों ट्रांजैक्शंस होने लगे। जो लोग पहले ऑनलाइन पेमेंट से डरते थे उन्होंने भी पहली बार डिजिटल पेमेंट करना शुरू किया। पेटीएम का नाम पूरे देश, पूरे भारत में फैल गया। उस समय ऐसा लग रहा था कि डिजिटल पेमेंट का मतलब ही पेटीएम है। विदेशी निवेशकों का भरोसा, जब किसी कंपनी की ग्रोथ तेजी से होती है तो बड़े निवेशकों की नजर भी उस पर जरूर पड़ जाती है। पेटीएम में दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों ने निवेश किया। इन निवेशों की बदौलत पेटीएम के पास नए बिजनेस के विस्तार करने के लिए बड़ी पूंजी आ गई। पेटीएम सिर्फ वॉलेट नहीं रहा, कंपनी ने धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया था। अब पेटीएम सिर्फ मोबाइल रिचार्ज तक सीमित नहीं था। उसने शुरू की यूपीआई पेमेंट्स, पेटीएम मॉल, मूवी टिकट्स एंड बुकिंग, ये सब पेटीएम चालू कर चुका था। साथ के साथ उसने फ्लाइट एंड ट्रेन बुकिंग्स, इंश्योरेंस और गोल्ड इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, लोन डिस्ट्रीब्यूशन और मर्चेंट साउंड बॉक्स, पीओएस मशीन। पेटीएम खुद को भारत का सुपर ऐप बनाना चाहता था। एक ऐसी ऐप जिसमें ग्राहक को लगभग हर फाइनेंशियल सेवा मिल सके। पेटीएम बैंक 2017 में पेटीएम ने पेमेंट्स बैंक शुरू किया। लक्ष्य था कि जिन लोगों के पास में बैंकिंग सुविधाएं कम है उन्हें मोबाइल के जरिए बैंकिंग दी जाए। शुरुआत में लोगों ने इसे खूब पसंद किया, लेकिन आगे चलकर यही पेमेंट्स बैंक कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने लगी थी। तेज ग्रोथ, लेकिन एक बड़ी समस्या, बाहर से देखने पर सब कुछ शानदार लग रहा था। यूजर्स बढ़ रहे थे, दुकानदार बढ़ रहे थे, निवेशक भी खुश थे। जिन्होंने उसमें पैसा लगाया था सब लोग खुश थे। कंपनी की वैल्यूएशन लगातार तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अंदर एक समस्या थी। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा था लेकिन प्रॉफिट नहीं। याद रखिए, सिर्फ कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा था लेकिन प्रॉफिट नहीं। पेटीएम नए ग्राहकों को जोड़ने और बिजनेस बढ़ाने के लिए भारी खर्च कर रहा था। यानी कंपनी तेजी से बढ़ रही थी लेकिन उतनी ही तेजी से कमाई नहीं कर रही थी। यही बात आगे चल करके निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता बनी। 2021 में पेटीएम ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे भारतीय शेयर बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 18,300 करोड़ का आईपीओ, 18 नवंबर 2021। ये वो दिन था जिसका इंतजार पूरे भारत के निवेशक कर रहे थे। पेटीएम का आईपीओ लॉन्च हो चुका था। मीडिया इसे भारत के स्टार्टअप इतिहास का सबसे बड़ा मौका बता रहा था। करोड़ों लोगों को उम्मीद थी कि यह शेयर लिस्टिंग के बाद शानदार रिटर्न देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। लिस्टिंग के कुछ ही घंटों में पेटीएम का शेयर बुरी तरीके से टूटने लगा। जिन निवेशकों ने बड़े सपने लेकर आईपीओ में पैसा लगाया था उन्हें पहले ही दिन में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ? भारत का सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम की पेमेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने लगभग 18,300 करोड़ का आईपीओ लॉन्च किया था। यह उस समय भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ था। कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया था। निवेशकों को उम्मीद थी कि पेटीएम भारत की अगली बड़ी टेक कंपनी बनेगी, लेकिन शेयर बाजार सिर्फ सपनों पर नहीं चलता, वो बिजनेस की कमाई, मुनाफे और भविष्य को भी देखते हैं। लिस्टिंग के दिन ऐसा क्या हुआ? 18 नवंबर 2021 को पेटीएम का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ।
लेकिन शुरुआत से ही बिकवाली शुरू हो गई। दिन खत्म होते होते शेयर अपने प्राइस से लगभग 27% नीचे बंद हुआ। ये भारतीय आईपीओ इतिहास में सबसे बड़ा निराशाजनक लिस्टिंग में से एक थी। लाखों निवेशकों का भरोसा टूट गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शेयर इतना नीचे ज्यादा गिर गया? बहुत ज्यादा वैल्यूएशन। कई विश्लेषकों का मानना था कि कंपनी की कीमत उसके वास्तविक बिजनेस और कमाई की तुलना में बहुत अधिक रखी गई थी। दूसरा, लगातार घाटा। रेवेन्यू बढ़ रहा था लेकिन कंपनी लगातार नेट लॉस में थी। निवेशकों को साफ रास्ता नहीं दिख रहा था कि कंपनी लगातार मुनाफा कब कमाएगी। और बढ़ती प्रतिस्पर्धा। जब पेटीएम शुरू हुआ था तब उसके पास बड़ा एडवांटेज था, लेकिन धीरे धीरे बाजार में गूगल पे, फोन पे और दूसरे मजबूत खिलाड़ी आ गए। यूपीआई के बढ़ते उपयोग के साथ वॉलेट का महत्व भी कम होने लगा। बिजनेस मॉडल पर सवाल। कई निवेशकों को यह समझ नहीं आ रहा था कि पेटीएम का सबसे मजबूत और लंबे समय तक टिकने का रेवेन्यू सोर्स कौन सा होगा। यही अनिश्चितता शेयर पर दबाव बनाती रही। आईपीओ के बाद ऐसा क्या हुआ? आईपीओ के बाद पेटीएम शेयर में लगातार गिरावट आती रही। कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी कमी आई और जिन निवेशकों ने ऊंचे दाम पर शेयर खरीदे थे उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। सोशल मीडिया पर पेटीएम की खूब आलोचना होने लगी। कई लोगों ने इसे भारत के स्टार्टअप सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका बताया। कंपनी ने अभी हार नहीं मानी थी। पेटीएम ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू की, खर्च कम किए और मर्चेंट सर्विस पर जोर बढ़ाया। लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को मजबूत किया। साउंड बॉक्स और पेटीएम डिवाइस को तेजी से बढ़ाया। प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस किया। जो चीजें उन्होंने पहले गलती की थी उन गलतियों को सुधारना पेटीएम ने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे कंपनी ने संकेत दिए कि अब उसका लक्ष्य सिर्फ ग्रोथ पर नहीं है बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ भी है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। जब लग रहा था कि पेटीएम मुश्किल दौर से बाहर निकल रहा है, तभी 2024 में एक और बड़ा झटका लगा पेटीएम को। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई की जिसने पूरे फिनटेक सेक्टर को हिला दिया। ये सिर्फ एक बैंक पर कार्रवाई नहीं थी, ये पेटीएम के इतिहास का सबसे बड़ा संकट बनने वाली। 2024 शाम होते होते एक खबर आई जिसने पूरे भारतीय शेयर बाजार को हिला दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बड़ी कार्रवाई की घोषणा की। कुछ ही घंटों में पेटीएम का शेयर तेजी से गिरने लगा। निवेशकों में घबराहट फैल गई। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या पेटीएम बंद होने वाला है? कार्रवाई क्यों की? आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लगातार नियम के अनुपालन, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और निगरानी से जुड़े गंभीर कमियां पाई गई थी। इसी वजह से उन्होंने बैंक पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। ध्यान दें, आरबीआई ने यह नहीं कहा कि पेटीएम ऐप बंद होगा या फिर पूरी कंपनी बंद हो जाएगी। कार्रवाई पेटीएम पेमेंट बैंक पर केंद्रित थी, पेमेंट के सभी सेवाओं पर नहीं। क्या नए डिपॉजिट और टॉपअप पर रोक लगा दी गई। कई बैंकिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लागू हुआ। ग्राहकों और व्यापारियों को वैकल्पिक बैंकिंग व्यवस्था अपनानी पड़ी। इससे लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ कि शायद पेटीएम पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भी किसी बड़ी कंपनी पर कार्रवाई होती है तो निवेशक जोखिम को लेकर सतर्क हो जाते हैं। पेटीएम के साथ भी यही हुआ। कुछ ही दिनों में शेयर की कीमत में तेजी से गिरावट आई और कंपनी की मार्केट वैल्यू में भारी कमी दर्ज की गई। कई निवेशकों ने घबराकर अपने शेयर पूरे के पूरे बेच दिए। और क्या पेटीएम का बिजनेस रुक गया था? नहीं, पेटीएम ने जल्दी ही अपनी रणनीति बदली। वो समझ चुके थे कि हमें अब कुछ
करना होगा कंपनी के लिए। कंपनी ने दूसरे बैंकों के साथ साझेदारी बढ़ाई ताकि यूपीआई और मर्चेंट पेमेंट्स जैसी सेवाएं जारी रख सके। धीरे धीरे व्यापारियों और ग्राहकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई। यानी चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन कंपनी ने अपने मुख्य बिजनेस को जारी रखने की कोशिश की शुरुआत कर चुके थे। उनका यह मानना था कि अगर पेटीएम से लोगों का भरोसा उठ गया तो हम वापस से ये कंपनी को नहीं खड़ी कर पाएंगे। कंपनी ने क्या सीखा? इस घटना ने एक बात साफ कर दी, सिर्फ तेज ग्रोथ काफी नहीं होती है। अगर किसी फिनटेक कंपनी को लंबे समय तक सफल बनाए रखना है तो उसे मजबूत रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, बेहतर रिस्क मैनेजमेंट और ग्राहकों का भरोसा बनाए रखना होगा। ये बात अब अच्छे से पेटीएम समझ चुका था। यही किसी भी वित्तीय कंपनी असली नींव होती है। क्या पेटीएम ने वापसी की कोशिश की वापस से? हाँ, कंपनी ने मर्चेंट बिजनेस पर फोकस बढ़ाया, लोन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल सर्विसेज को मजबूत किया, लागत पर नियंत्रण रखने की कोशिश की और प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा में एक कदम और बढ़ाया। यानी पेटीएम ने संकट को स्वीकार किया और बिजनेस को नए तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की शुरुआत कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पेटीएम फिर से पहले जैसी मजबूत कंपनी बन सकती है? कभी भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप, फिर सबसे बड़ा आईपीओ, फिर सबसे बड़ा संकट, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असली सवाल यह है कि क्या पेटीएम दोबारा अपने सुनहरे दौर में लौट सकता है? संकट के बाद पेटीएम ने क्या किया? आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम के सामने दो रास्ते थे। पहला, हार मान लेना। दूसरा, अपने बिजनेस मॉडल को बदलकर दोबारा खड़ा करना। कंपनी ने दूसरा रास्ता चुना। उसने पेमेंट्स बैंक पर निर्भरता कम की और दूसरे बैंकों के साथ साझेदारी बढ़ाई। यूपीआई, क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और मर्चेंट पेमेंट्स जैसी सेवाओं को बिना रोके जारी रखने की कोशिश की। आज भी देश भर में लाखों दुकानदार पेटीएम के क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स का उपयोग करते हैं। यही कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है। पेटीएम पैसा कैसे कमाती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि पेटीएम सिर्फ क्यूआर कोड कमाई करती है, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। पेटीएम की कमाई जो सबसे बड़े जगह से सोर्स है वो है मर्चेंट पेमेंट्स और एमडीआर से जुड़ी सेवाएं, साउंड बॉक्स और पीओएस मशीन की सदस्यता, इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन चार्ज होते हैं एनुअली वो, एंड लोन डिस्ट्रीब्यूशन जहां पेमेंट बैंक नहीं बल्कि बैंकों और एनबीएफसी के साथ साझेदारी करता है, इंश्योरेंस और वेल्थ प्रोडक्ट्स, टिकट बुकिंग और अन्य डिजिटल सेवाएं। यानी पेटीएम सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं है बल्कि एक फिनटेक प्लेटफॉर्म बन चुका है। सबसे बड़ी चुनौती अब स्टार्ट हुई उनकी। ये ऊपर का नहीं है, यहां से शुरू कर रहे हैं। पेटीएम के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती कंपटीशन। फोन पे, गूगल पे जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ मजबूत स्थिति में है। ऐसे में पेटीएम को सिर्फ नए यूजर्स जोड़ने का काम नहीं चलेगा, उसे एक ऐसे बिजनेस पर ध्यान देना होगा जहां बेहतर मुनाफा हो, ग्राहक लंबे समय तक उनसे जुड़े रहें। क्या पेनी नियमों का पूरी तरीके से पालन करती है और मुनाफे पर ध्यान देती है और नए उत्पाद सफलतापूर्वक लॉन्च करती है और ग्राहकों का भरोसा बनाए रखती है, तो उसके पास दोबारा मजबूत बनने का अवसर जरूर है। लेकिन अगर वही पुरानी गलतियां दोहराई गई तो चुनौतियां भी बनी रहेंगी। यानी भविष्य में इस तरह की कंपनी के फैसलों और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। सबसे बड़ी सीख क्या होनी चाहिए फिर? पेटीएम की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक हर निवेशक के लिए एक सबक है। सिर्फ
नाम देखकर निवेश मत कीजिए। मैं हमेशा बोलते हैं बड़ी वैल्यूएशन हमेशा बड़ी कमाई की गारंटी नहीं देता। यह चीज समझनी होगी हमें शेयर्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ उसके प्रॉफिट, कैश फ्लो और कॉरपोरेट गवर्नेंस भी देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण, रेगुलेटरी रिस्क को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। पेटीएम ने भारत के डिजिटल पेमेंट की आदत बदल दी, करोड़ों लोगों को कैशलेस पेमेंट से जोड़ा, लेकिन इस सफर ने यह भी सिखाया कि बिजनेस में सफलता सिर्फ तेज ग्रोथ से नहीं मिलती। असली सफलता तब है जब कंपनी नियमों का पालन करे और निवेशकों का भरोसा बनाए रखे और लगातार टिकाऊ मुनाफा कमाए। पेटीएम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले साल तय करेंगे कि ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी बनेगी या फिर एक चेतावनी जिसे हर स्टार्टअप और हर निवेशक को हमेशा याद रखेगा। अगर आपको ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई बिजनेस स्टडी कंपनीज के सक्सेस और डाउनफॉल की कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फाइनेंशियल विंग्स विद देव को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली किस कंपनी पर पूरी केस स्टडी आपको देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।